शहजाद चौधरी साहब, माजी में हमने देखा भुट्टो हों, बेनज़ीर हों, नवाज शरीफ हों, यहाँ तक कि इमरान खान साहब भी, जब जब उनको एतराज़ रहा तो उन्होंने मखसूस शख्सियात, उन शख्सियात के सियासी किरदार, उनके तर्ज पर बात की, इवन जलसों में भी तनकीद की गई होगी, मगर कभी भी इदारे या शोहदा के ऊपर उस तरीके से सवालिया निशान नहीं बनाया गया होगा या उन्हें उस तरह की मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं की गई जो मौलाना ने इसे एक जुमले में कर दी है। और गलती किसी से भी किसी भी वक्त हो सकती है। आपके ख्याल में वाकई मौलाना हद से गुजर गए? क्या उन्हें एक कदम पीछे हटना पड़ेगा? ज़ैगम साहब ने कुछ गुफ्तगू की है कि उनके स्टेचर के हिसाब से उसको एक तरफ रखते हुए बाज़ औक़ात एक गलती ही सारी चीज़ को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ धकेल देती है। मौलाना को एक कदम पीछे हट जाना चाहिए यहाँ से। देखिए, मेरा ख्याल है कि मौलाना ने वो कहा जो उनके दिल में था। मौलाना ने वो कहा जो कि वो बहालत मजबूरी और जब्त के साथ रोके हुए थे। मौलाना के मुंह से सच निकला है। मौलाना ने सच बोला है, क्योंकि ये सच मैं जानता हूं और मैं पहचानता हूं। मेरे पहले 10 साल जो टीवी के ऊपर गुजरे 2008 से लेकर 18 तक, वो 10 साल यही सुनते गुजरे। ये वो 10 साल थे जिनके अंदर इस फौज ने और इस मुल्क की रियासती अदारों ने 2-3 ऑपरेशन और 2-3 बड़ी जंगें लड़ी हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। ऐसा ही है। लेकिन खासतौर पर उन दिनों के अंदर जब कुर्बानियां होती थीं और जब लोग मरते थे, और तो मेरे तो आसपास लोग बैठे हुए ये बात करते थे कि किस बात की इनकी अजमत है, किस बात की ये बड़ी अजीम कुर्बानी है, क्या है, ये तो पैसे लेते हैं इस चीज के। तो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट कुछ अरसे से रुका हुआ था। ये अब दोबारा आपके सामने फजल रहमान साहब की आवाज के अंदर सामने आ गया। ये माइंडसेट आज भी छुपा हुआ है, लोगों के जहनों में बैठा हुआ है। और लोग ये कहते हैं, मैं सुन चुका हूं, अपने कानों से सुन चुका हूं, और मैं वाकई में, क्योंकि जाहिर है कि एयरफोर्स में होने की वजह से कभी हमें मौका नहीं मिलता था कि पब्लिक के साथ इस तरीके से डील किया जाए जैसे चंद फौजी अफसरान को, शायद सीनियर अफसरान को मिलता हो। लेकिन ये आवाजें, इस तरह की आवाजें मुझे हिला के रख दिया था इन आवाजों। और मुझे पता है कि आज भी ये आवाजें उसी तरीके से कायम है। बहालत मजबूरी आज खामोश है। ये बोलेंगे, ये फिर दोबारा वक्त तब्दीली आएगी तो बोलेंगे, और यही नहीं इसी जुबान में बोलेंगे। देखिए, बात सुनिए, मौलाना साहब को असल में थोड़ा सा कोई फर्क करना चाहिए, हल्का सा। उनको ये पता होना चाहिए कि मर्सनरी फोर्स क्या होती है, उनको ये पता होना चाहिए कि कंस्क्रिप्शन फोर्स क्या होती है और वॉलंटियर फोर्स क्या होती है। जो मर्सनरी फोर्स है वो किराए की फौज होती है, वो आपके पैसे दे के उनसे काम करवा लेते हैं। तो पाकिस्तान की अफवाज मर्सनरी फोर्सेस नहीं है, ये वॉलंटियर फोर्सेस हैं, अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल, मौलाना साहब का बेटा अगर जाना चाहे अफवाज के अंदर तो कोई उसको जाहिर है टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा, रोकेगा उसको कोई नहीं। और अगर वो ना जाना चाहे तो उसको मजबूर कोई नहीं कर सकता। और उनके बच्चे तो अब बड़े हो गए, लेकिन शायद उनके बच्चों के, उनके पोते जो हैं, उनकी बारी हो। कोशिश जरूर करें, कोई मजबूर कभी नहीं करेगा उनको जाने पे। कंस्क्रिप्शन वो होती है जहां रियासती जबर हो कि आपको ये जाना ही जाना है, इतना साल सर्व करना है। इस तरह भी मुल्क हैं दुनिया के अंदर जो कंस्क्रिप्शन फोर्स रखते हैं। चंद सवाल मौलाना साहब से और उन जैसे लोगों से जो कि ये सोच लेके चलते हैं। 60,000 रुपए मुझसे ले लें, 60,000 रुपए, अपना बच्चा, अपना बेटा मुझे ले लें, हकीकी तौर पे बात कर, और हमेशा के लिए दे दें। फिर मैं आपको, अगर आपकी किस्मत हुई तो कभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर है 60,000 में बेचने की कुव्वत तो मुझे दे दो। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये जर्नैलों को याद करते हैं। जर्नैल बनने के लिए ना 925 रुपए पे नौकरी शुरू करनी पड़ती है। अफसर बन के पहली तनख्वाह मेरी 925 रुपए थी, और मैं जब रिटायर हुआ तो मेरी 60,000 रुपए थी। 2006 में मैं रिटायर हुआ, 33 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद। तो कहने का मतलब है कि जब आप ये सफर करते हैं तो फिर जर्नैल बनते हैं। हम सिर्फ जर्नैलों को देखते हैं, हम उस सफर को नहीं देखते जो कि एक महाजों पे और महाजों पे और जंगी कैफियत में गुजारा होता है। और आपने बच्चा अपना, किसी माँ बाप ने बच्चा किसी और को दे दिया होता है कि मिल गया तो वापस आ गया तो देख लेंगे, ना मिला तो आपने दे दिया किसी को। तो कर दें ना, दे दें। मुझे 2 लाख ले लें, 5 लाख ले लें, 60,000 छोड़ें जी, 10 लाख ले लें, बेटा मुझे दे दो, किसी को दे दो यार, इस मुल्क को दे दो, रियासत को दे दो। लड़ रहे हैं, शहीदों के कब्रिस्तान हुआ करते हैं। इस तरह की गुफ्तगू करके ना आप उनका रुतबा कम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मुनाफकत है, ये सरासर मुनाफकत है। आप दिल में कुछ रखते हैं, जुबान से कुछ कहते हैं, और अपने सियासी फायदों के लिए, अपने वक्ती फायदों के लिए, उन चीजों के लिए ये सब कुछ करते हैं ताकि आपको किसी ना किसी अच्छी खबर में देखा जाए, किसी अच्छे तौर पे नजर आ जाए किसी को, ताकि आपका मुस्तकबिल का कोई रास्ता बन जाए, आपको पैसे कमाने का जरिया बन जाए। तो जहां पर आपको आदत हो पैसों की और पैसों के अंदर तोलने की, तो आप हर चीज को पैसों में ही तोलते हैं।
ये है फर्क उन लोगों में जो कि बगैर सोचे समझे चले जाते हैं और फिर उसके बाद फिर अपनी जिंदगी वहां लगा आते हैं, और वो लोग जो कि बाहर बैठ के फिर ये मजाक उड़ाते हैं और इस किस्म की। देखिए, ये अल्फाज और मुहावरे की बात नहीं है, ये एहसास की बात है। किसी की औलाद की एहसास कर लीजिए, साथ वाले घर के किसी बच्चे की औलाद की एहसास कर लीजिए, अपने वोटर्स के बच्चों की एहसास कर लीजिए, उनके लिए अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए। तो मुझे ये कोई ना बताए कि ये असल में उनका ये रोल है, उनका ये जो रोल है वो भी हमारे सामने है, वो भी हमारे सामने, वो भी 100% हमारे सामने है ठीक। कि क्या करना चाहिए मगरबी सरहद पे या नहीं करना चाहिए, ये भी उनमें से भी शामिल है। बहरहाल देखिए, हम सब इस मुल्क के रहने आप वाले समझते हैं हैं कोई कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? हमने देखा बानी पीटीआई का 9 मई, बानी एमक्यूएम का अगस्त 2015 भी सियासी कानूनी कीमत दोनों को अदा करनी पड़ी कहीं ना कहीं। आपका सवाल ये है कि क्या क्या ये जेल में जाएंगे क्योंकि फौज बड़ी अपसेट हो गई है, ये सवाल है आपका। मेरा हाल है, फौज इन चीजों से, ऐसे लोगों से अपसेट नहीं हुआ करती, नहीं होने की जरूरत है। काम हमने क्या क्या नहीं सुना हुआ, क्या क्या नहीं सहा हुआ, हमने फिर भी अपना काम कभी नहीं छोड़ा। ये फौज को तरीका आता है, उसको पता है उसकी उसकी देखिए, एट द पेरल ऑफ माई लाइफ आप ओथ लेते हो कि मैं अपनी जिंदगी की कीमत उसके ऊपर, उसके सदके मैं आपको आज अपने अपनी कमीशन पहन रहा हूं, अपना ज्वाइन कर रहा हूं। ये चाहे फौजी है चाहे अफसर है, वो सब ये लेता है एट द पेरल ऑफ माई लाइफ। जिंदगी में अपनी दे रहा हूं, आप लोग रियासत के नाम कर रहा हूं, मुल्क के नाम कर रहा हूं। ठीक। तो इसलिए ये इन चीजों से, एक आदमी से, 2 आदमी से, 6 आदमियों से, ये वही यहीं रहेंगे। सियासतदान कहीं नहीं जाते, आपको पता है ना, दे ऑलवेज स्टे अराउंड, ये हमेशा के लिए आते हैं, हमेशा के लिए आते हैं, शहजाद साहब कह रहे हैं। लेकिन जाहिर है जब बड़े लीडर्स होते हैं, लोग फॉलो करते हैं, तो वो जुमले और कहे गए अल्फाज की भी मॉनिटरिंग होती है और उसके असर पे भी गुफ्तगू होती है। रज़ा रूमी साहब, अदालत कह रही है मौलाना फजलुर रहमान के इस तौहीन आमेज़ बयान पे उन्हें बुला रही है, हाजिर कर रही है। माजी के भी कुछ हवाले मैंने दिए कि लीडर्स तनकीद तो करते रहे मखसूस शख्सियात के किरदार पर या उनके एक्ट्स के ऊपर, लेकिन इस तरह जनरलाइज किस्म का स्टेटमेंट शोहदा के ऊपर दिया जाना, इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। हर तबका फ़िक्र इसके ऊपर तनकीद भी कर रहा है, बार ने भी, कराची बार ने भी इसके ऊपर तनकीद की है, अदालत में भी मामला चला है। क्या मौलाना फजलुर रहमान को सियासी या कानूनी कीमत अदा करना पड़ेगी, या गुफ्तगू में ही वो किसी वक्त इस बात से एक कदम पीछे हट सकते हैं या हट जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये वाकया है आयशा कि सियासी कीमत मुझे नहीं पता कि उनको क्या अदा करनी पड़ेगी। ऑलरेडी जो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और इक़्तिदार से दूर हैं, क्योंकि उनको भी तो आपको पता है कि कितनी दहाइयों से आदत है कि वो हर हुकूमत में इक़्तिदार में होते हैं, चाहे कश्मीर कमेटी में हो, कभी सूबा बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतों में शामिल हो, या मरकज़ में वजारतें, पर्क्स, प्रिविलेजेस, उनकी तो बड़ी पुरानी उनकी एक वो जिसे कहते हैं रूटीन बन चुकी है। तो इस बयान के बाद तो वो दूरी इक़्तिदार से मजीद गहरी हो जाएगी। ये तो फिलहाल उनको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर उनकी ये असेसमेंट है कि वो इस तरह का बयान दे के तो इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज कर देंगे और इस्टेब्लिशमेंट घबरा के, डर के जो है वो उनको इक़्तिदार में हिस्सा दे देगी, तो ऐसे तो होने वाला नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सियासी तौर पर उनको बहुत नुकसान पहुंचा है खैबर पख्तूनख्वा और में, स्पेशली पीटीआई के हाथों। और पहले तो पीटीआई की जो पॉपुलिज्म था वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसने उनका वोट बैंक जो है उसको काटा है, और अब पीटीआई की एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत जो है वो मजीद उसने पीटीआई की जो सियासत में और मकबूलियत में एक रूह फूकी है। तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि भाई अगर वो दिखाई देंगे कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर तो उनकी रही सही जो पॉलिटिकल सपोर्ट या उनकी जो सपोर्ट बेस है वो भी उनसे मजीद नाला ना हो जाए। तो एक तो ये सियासी मजबूरी भी है, ये सारी चीजें सियासी मजबूरियां हैं। और इससे बढ़कर मैं आपको बताऊं कि ये इसको जरा अगर गहराई में जाएं तो ये पाकिस्तान के दाएं बाजू की जो मजहबी जमातें हैं, इनका हमेशा से दहशतगर्दों के बारे में एक बड़ा ही मुबहम किस्म का नजरिया रहा है। मुझे याद आता है आज से तकरीबन एक दहाई से जायद हो गया है कि जमात इस्लामी के लीडर थे मुनव्वर हसन साहब। जी जी बिल्कुल। उनका ये बयान था मीनोवन, मैं उसको कोट करता हूं कि जब उस जमाने में भी तालिबान आके तो यहाँ पे हमारे सिविलियंस और फौजियों और पुलिस वालों को अटैक करते थे, उनको शहीद करते थे, तो उन्होंने कहा था जी मुझे नहीं पता कि कौन सी साइड का बंदा जो है वो शहीद है, यानी कि तालिबान या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज। अब अंदाजा कीजिए
कि आप जिस मुल्क के बासी हों और वहाँ पे 60-70 हज़ार लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हों और आप मजहबी सियासत के ठेकेदार भी हों और ऐसी आप बात कह दें, तो उस वक्त भी हमें बहुत गुस्सा आया था, हमने उसकी खुल के मजम्मत की थी। और आज ये जो है मौलाना फजल रहमान का बयान, इसकी भी मुकम्मल मजम्मत होनी चाहिए। इससे कतई नज़र कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत में रोल रहा है, हम उनको एडवाइस भी करते हैं कि वो किस तरह से मुल्क की बेहतरी के लिए कोई जो है तरीका निकालें और थोड़ी बैक सीट लें। लेकिन हमारे जो जवान, हमारे जो फौजी, हमारे पुलिस वाले जो अपनी जानों का नजराना पेश करके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी शहादत पे कोई उंगली उठाए और उनको कोई पामाल करके नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये इंतहाई गलत और घटिया चीज है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसमें कार्रवाई कानूनी और ये वो, मेरे ख्याल से वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। आप उनको क्या वो केस हो जाएगा, वो और एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। इससे ये जरूर साबित हो गया कि हमारे की ये जो खास किस्म की ग्रुप्स और सियासी गिरोह थे जिनकी पुष्टपनाही की गई, जिनको सरपरस्ती दी गई सियासी कुव्वतों की तरफ से भी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, असल में उनकी सियासत ये है कि जब क्रिटिकल मोमेंट्स आते हैं कौमों की जिंदगियों में, तो उस वक्त ये कहां खड़े होते हैं, ये एक्सपोज हो गया। ये 1947 में भी यही जो गिरोह थे, ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते थे। ये पाकिस्तान को ना पाकिस्तान कहते थे और कायदे आज़म को मुख्तलिफ अलकाबात देते थे। इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, अब तो टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया। जो देखने वाले नाराज भी हों तो गूगल कर लें, सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या क्या अलकाबात वो हमारे मुल्क के जो फाउंडर हैं और फाउंडिंग फादर्स के बारे में क्या कहते थे। तो 47 से आज तक हम तो जानते हैं, जाने ना जाने तो गुल ही ना जाने, जो गुल आप समझती हैं कौन है, हम तो अच्छी तरह से जानते हैं इनकी सियासत क्या है और इनकी मतलब परस्ती, मौका परस्ती और मजहब का चूरन बेचना क्या है। जी आयशा, दुरुस्त हो गया जी। गुफ्तगू यहाँ पहुंची कि जो लीडर्स हैं, कायदीन हैं, उनको अपनी ज़ात मफसी मजबूरियों को पीछे रखते हुए अवाम के मामलात पर जब गुफ्तगू करें तो जज्बात भी थोड़े काबू में रहने चाहिए। और यहाँ पर ब्रेक से पहले शहीदों के लिए सलाम है जो अपने खून से मुल्क की और इसकी सरहदों की हिफाजत करते हैं।